नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तिवारी और हमारे साथ में द हरदोई समाचार के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, समाज में अपना एक अलग पहचान रखने वाले और स्पष्ट वाणी के लिए जाने जाने वाले सौरभ द्विवेदी भाई हमारे साथ में हैं और आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आज हम आपके साथ में चर्चा करेंगे इस बात पर क्योंकि समाज में सवर्ण को लेकर के तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ जो है फैलाई जा रही हैं। और दूसरी 2 ही पॉइंट पे बात करेंगे। एक तो सवर्णों का दर्द कि एक सवर्ण होना कितना कष्टकारी है, कितनी पीड़ा है, इसको थोड़ा आपके साथ बात में स्पष्ट करेंगे, जनता तक पहुँचाने का जो है प्रयास करेंगे और साथ ही जो चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, जो हमेशा सवर्णों को टारगेट करके ही जो है और वैसे तो एससी-एसटी के नाम पर शोषण हो रहा है या अन्य भी कानून हैं, जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं, ये सवर्णों के लिए सबसे बड़ी पीड़ा है कि जो भी कानून आता है, वो दूषित मानसिकता का शिकार ही लगता है, जिसमें स्पष्ट रूप से सवर्णों को आपराधिक मान लिया जाता है। तो इसी पर हम पहला विचार आपसे जानना चाहेंगे कि अब जैसे यूजीसी बिल आया, यूजीसी बिल में क्या खामियाँ थी जो आपको लग रहा था, जो स्पष्ट था? देखिए यूजीसी जो रेगुलेशंस आए, जी, वो 2012 के बाद में 2026 में उनका जो है संशोधन किया गया। उन संशोधन में 2-3 त्रुटियाँ थी, बहुत ज़्यादा त्रुटि नहीं थी, अगर 2-3 चीज़ें इसमें सुधार दी जाती, तो इसमें इतना हो-हल्ला भी नहीं होता और इतना विरोध भी नहीं होता। सबसे पहली बात उसमें थी कि अगर शिकायत गलत पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। और इसी में एक छोटा-सा क्लॉज़ और था कि अगर शिकायतकर्ता चाहे तो अपनी जो पहचान है वो गुप्त भी रख सकता है। तो जी, इन चीज़ों से पहले इन चीज़ों की जो समस्या हो सकती थी वो इससे ये था कि कोई भी आदमी शिकायत कर देता, किसी भी तरीके से कोई आदमी शिकायत कर देता और दुर्भावनावश भी शिकायत कर सकता था और शिकायत अगर फर्जी पाई जाती तो उसपे कोई कार्रवाई ही नहीं होती। तो इससे एक तो फर्जी शिकायतों की बाढ़ सी आ जाती और जो दूसरी चीज़ थी जो गुप्त रूप से शिकायत कर सकता था व्यक्ति, तो इसमें तो और ज़्यादा शिकायतों की बाढ़ आती। कोई भी दुर्भावना में गुप्त रूप से शिकायत कर देता और जिसके अगेंस्ट में शिकायत की जाती उसको तमाम समस्याएँ झेलनी पड़ती, तमाम उसका करियर खराब होता और जो शिकायत करता था वो अपना चुपचाप अपने काम से निकल जाता, अपना काम करता। तो सबसे बड़ी खामी तो इसमें ये थी। दूसरी खामी ये थी कि इसमें पहले 2012 के जो रेगुलेशंस थे उनमें एससी और एसटी ही शामिल थे, इस बार इन्होंने ओबीसी को भी शामिल कर दिया। माइनॉरिटी माने अल्पसंख्यक यानी हालाँकि हमारे संविधान में अभी तक अल्पसंख्यक की जो परिभाषा है, जी, वो अभी निर्धारित नहीं है, न स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट नहीं है, ना ये स्पष्ट है कि कौन अल्पसंख्यक है। लेकिन आम तौर पर मुस्लिम्स को अल्पसंख्यक माना जाता है। ऐसा है कि मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक हैं। हालाँकि हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी आबादी उन्हीं की है। तो अल्पसंख्यक आबादी के हिसाब से नहीं है लेकिन उनको माना जाता है। अल्पसंख्यक के अगर हमारे हिसाब से माने तो जैन, सिख और कुछ मायने हद तक बौद्ध अगर नवबौद्ध को छोड़ दें, जी, नवबौद्ध को मैं अलग मानता हूँ। जी, जी, जो अम्बेडकरवादी नवबौद्ध हैं इनको अलग मानता हूँ। बौद्ध को अगर तो वो लोग पारसी, ये लोग यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। जो मुस्लिम है ये अल्पसंख्यक किसी भी हद में नहीं है क्योंकि इनकी जनसंख्या करीब 20% से ऊपर है। तो जी, 20% से ऊपर वाले को आप अल्पसंख्यक किस स्थिति में मान सकते हैं। तो वो ख़ैर वो चीज़ें अलग हैं। तो इसमें इन्होंने दिव्यांग को शामिल किया, बहुत अच्छी बात थी, महिलाओं को भी शामिल किया, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जो ये 2 प्रावधान थे कि एक तो इसमें केवल इन्होंने सामान्य वर्ग को ही बाहर रखा, सामान्य वर्ग कहें तो सवर्ण। जी, सामान्य वर्ग में तो और भी लोग आ जाते हैं और वो लोग का मतलब है कि सामान्य एक श्रेणी है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भी सामान्यतया माने जाते हैं अगर वो उससे अपने से एक कोई परीक्षा देता है तो उसमें उसको मान लिया जाता है अगर उसके ज़्यादा प्राप्तांक हैं। तो सामान्य एक अलग चीज़ है, सवर्ण एक अलग चीज़ है, इसको भी जी। समझना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये प्रश्न था लेकिन हाँ, आपने ही कन्वर्ट तो कर जो जो सवर्ण है, जो करीब 45-46 जो जातियाँ हैं वो सवर्ण में आती हैं। हालाँकि ब्राह्मण जो है एक ये जाति नहीं वर्ण है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ये वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण है और ब्राह्मणों में खुद सैकड़ों हज़ारों जातियाँ हैं। तो वो ख़ैर अलग विषय है, ये धार्मिक विषय है और लेकिन सरकार के आंकड़े में हम एक जाति में ब्राह्मण सारे एक ही जाति में आते हैं। उनको एक जाति में समेट दिया गया, वो एक सरकारी चीज़ है। लेकिन जो चीज़ें हैं इसमें केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और कुछ वैश्य भी ओबीसी में है तो वो भी छोड़ करके बाकी भूमिहार और भी ऐसी तमाम जातियाँ हैं जो सवर्णों में आती हैं। तो उनके ऐसा सरकार ने इसमें ये बताया कि
इनका शोषण नहीं होता। इसका अर्थ ये निकल रहा था कि ये जो जातियां हैं इनका किसी भी स्थिति में शोषण नहीं हो सकता, जबकि स्थितियां इससे बिल्कुल उलट हैं। विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में कहीं पर भी जाति आधार पर कोई भी रैंकिंग नहीं होती है। जो लोग पढ़े हैं, जो लोग स्कूल गए हैं, उनको इन चीज़ों की जानकारी होगी, उनको पता ज़रूर होगा कि जो चीज़ें हैं, वहाँ पर सीनियर और जूनियर के आधार पर सारी चीज़ें चलती हैं। जो जूनियर है, उसके साथ ही रैंकिंग अक्सर सीनियर करते हैं। लेकिन वो भी काफ़ी हद तक आप कहें कि 99% तक वो भी चीज़ें खत्म है, बंद हो चुकी हैं। अब जब से ये सारे रेगुलेशंस इतनी सारी चीज़ें आई हैं, ये सब सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें थी जो उसमें उनको जोड़ देना चाहिए था। इसमें हर व्यक्ति को रख सीधी-सी लाइन इसमें लिखनी चाहिए थी, किसी के खिलाफ भी अगर कोई भेदभाव या कोई उत्पीड़न होता है, तो उत्पीड़क और जो शोषित है, जो गलत करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। दूसरी लाइन इसमें थी, प्रावधान होना चाहिए था कि अगर कोई गलत शिकायत करता है, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई या उचित कार्रवाई शब्द ठीक रहेगा, उचित कार्रवाई की जाएगी, होगी। सीधी-सी बात है, कोई हो हल्ला नहीं होता, कोई बवाल नहीं होता। तो इसमें ये जो कमियाँ थी या खामियाँ थी, जो भी कहें, वो चीज़ें थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी यही कहा है कि इसको अगर ऐसे लागू करेंगे, इसको अगर रखा जाता है, तो इससे दुर्भावनाएँ और बढ़ेंगी। जातीय-वाद बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न स्वरूप जी आपसे ये है कि ये जो चंद्रशेखर रावण, इनका दर्द ये है कि इनके लोग बड़े अधिकारी नहीं हैं, इनके लोग जुडिशरी में नहीं हैं, इनके लोग ज़्यादातर पार्लियामेंट में नहीं है, सदन में नहीं है। जबकि हम थोड़ा आपको हिंट भी देते हैं जिस माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ। जी, 1950 जब हमारे देश को संविधान मिला, सवर्णों ने अपनी मतलब उनको सवर्णों को मुख्य धारा से यानी आरक्षण जैसी धारा से उनको बाहर रखा गया। किसी भी प्रकार की सरकारी सहयोग सवर्णों को या जनरल कैटेगरी को नहीं दिया गया। उसके बावजूद अगर आज वो किसी अच्छी जगह पर पहुँचे हैं या उनकी लोग जैसा मानते हैं, बाकी सरकारी रिकॉर्ड तो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों के मुखार बिंदु से सुना है कि सवर्ण हर उच्च कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो इसमें क्या ओपिनियन है? नहीं, ये एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सबसे पहली बात है कि आपने कहा कि आरक्षण आरक्षण और सुरक्षा 2 चीज़ें अलग-अलग हैं। बिल्कुल। आरक्षण अलग विषय है, ये सुरक्षा की दृष्टि है, ये सुरक्षा है। अगर आप किसी 4 में से 3 को आप संरक्षित कर रहे हैं, 1 को बाहर रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो ये सुरक्षा वाला मामला है, ये अलग चीज़ है। जहाँ तक बात है कि एससी या ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये आंकड़े गलत है। मैं आपको बता दूँ, मैं अभी आंकड़े देख रहा था, अभी जब ये मामला हुआ तो मैंने आंकड़े देखे। तो मैं गूगल कर रहा था तो मुझे जानकारी हुई जो तो सत्र न्यायाधीश हैं, जो जिलों में न्यायालय होते हैं, उनमें जो न्यायाधीश बैठते हैं, उनमें मैं देख रहा था 7-8 ऐसे राज्य हैं, जिनमें एक भी सामान्य वर्ग या कहें सवर्ण वर्ग का एक भी जज नहीं है। जरा एक बार उनको भी एक बार भी और कुछ ऐसे ये 5-7 ऐसे राज्य हैं और शायद 7 या 8 राज्य ऐसे हैं। उसके बाद में 5-7 राज्य ऐसे बड़े-बड़े राज्य, ये छोटे-छोटे राज्य थे, लेकिन अब 5-7 ऐसे बड़े-बड़े राज्य हैं, जिनमें 75 से 85% के बीच में एससी और ओबीसी के जज हैं। बमुश्किल 1-2 ही राज्य ऐसे हैं, जिनमें 30 से 40% जो जज हैं, वो सामान्य वर्ग से आते हैं। तो ये कहना कि जज उसमें नहीं है, ये बातें गलत होंगी और दूसरी बात, ये कहा जा रहा है मैं समझ रहा हूँ आप किस दृष्टि से पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी जाति आधार पर उनको कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब कोई आदेश होता है या कोई निर्णय होता है, वो जाति आधार पे किसी केवल जज के कह देने मात्र से कोई आदेश पारित नहीं हो जाता है। वहाँ पर जो सामने वकील खड़े होते हैं, वो भी विद्वान होते हैं, वो किसी भी जाति, किसी वर्ग से हों। देखो बिल्कुल 1 मिनट रुकना चाहेंगे गुरुजी आपको। ये हमारे दर्शकों को डिसाइड करना, गुरुजी जो बात कहने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से समझना, ये आपके बुद्धि और आत्मा दोनों को झकझोर देने वाली बात है। जी। जी, तो मैं कह रहा था कि वहाँ पर जो वकील या जो भी एडवोकेट या जो भी लोग वहाँ पर होते हैं, सब विद्वान लोग होते हैं और वहाँ कोई बात ऐसे किसी हवा-हवाई में नहीं होती है।
अगर आप अपनी बात कोई रख रहे हैं तो आपको संविधान और कानून के दायरे में रखनी पड़ती है और उसको वहां पर साबित भी करना पड़ता है। अगर कोई जज भी कोई आदेश लिखता है तो उसमें बाकायदा उसको लिखना पड़ता है कि वो किस नियम, किस कानून के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद या आईपी अब तो खैर बीएनएस है तो किस बीएनएस की धारा के तहत वो इसको आदेशित कर रहा है। तो किसी केवल जज के कह देने मात्र से कि जज ने कह दिया वो इस जाति का है इसलिए वो उनका पक्ष लेके कह देगा, ऐसा कहना मूर्खता है। और ये जो चंद्रशेखर रावण, मैं फिर स्पष्ट कहता हूँ, ये जो चंद्रशेखर रावण जी हैं अपने आप को एडवोकेट भी कहते हैं और वो सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के इस जो है रोक का जो है विरोध करते हैं और इसको जाति रंग देने का प्रयास करते हैं। देखो, चंद्रशेखर रावण विशुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो राजनेताओं का ये अपना राजनीति है। वो जातिगत राजनीति, धार्मिक राजनीति करते हैं। यही चंद्रशेखर रावण है, अभी इन पे मुकदमा दर्ज हुआ, तो इनके जो वकील साहब थे, वो भी ब्राह्मण थे। मैं नाम उनका भूल रहा हूँ शायद कुछ नाम उनका था, लेकिन ब्राह्मण थे, ये मुझे कन्फर्म है। तो ये लोग जब फँसते हैं, तब ये ढूँढते हैं योग्यता, कि हम योग्य व्यक्ति है, कौन हमारा केस लड़ सकता है। तो ये लोग विशुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति हैं। इन लोगों पे टिप्पणी करना अपने आप में एक मूर्खता है। उनका काम है राजनीति करना, वो राजनीति ही करेंगे और जनता जो है मूर्ख है, उनके पीछे चल रही है, वो सांसद बन गए हैं, यही राजनीति कर कर के, तो उनको लगता है कि वो इसमें सफल है, वो सफल रहे भी हैं। तो ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, इन पर ऐसी कोई टिप्पणी करना या ऐसा कुछ कहना उनका काम है, वो तो ये करेंगे ही। चलो ठीक है। इसी के साथ 2 प्रश्न बचते हैं। एक प्रश्न ये बचा है, जिस टॉपिक पे हम मुख्य उद्देश्य है हमारा, कि सवर्णों का दर्द 1950 से लेकर के आज तक और उसके बाद में लोगों की जलन। देखो, सवर्णों का दर्द तो ये है, खासकर ब्राह्मण और क्षत्रिय, 2 का दर्द तो बहुत ज़्यादा है। हालाँकि वैश्य वर्ग में भी लोग पीड़ित हैं, ऐसी बात नहीं है, जो भी सवर्ण हैं पीड़ित हैं, लेकिन क्योंकि टारगेट में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण रहता है, इसलिए ब्राह्मणों का दर्द ये है। क्योंकि मैं भी स्कूल, कॉलेज से ही पढ़ के आया हूँ, मैंने भी पढ़ाई की है और मैं शुरू से मेरा ये रहा है कि मैं थोड़ा धर्म कर्म का भी पालन करता हूँ। तो एक तो मैं जब से मेरा जनेऊ संस्कार हुआ है, मैं वो पहनता हूँ, यज्ञोपवीत धारण करता हूँ। दूसरी कि मैं शिखा रखता हूँ। तो मैंने खुद झेला है कि शिखा को लेके तमाम चीज़ें मेरे सामने, मेरे मुँह पे बोली जाती हैं। लोग हँसते हैं, इसको लेके हँसते थे। हालाँकि उस समय थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन लोग अंटीना भी बोलते हाँ, थे। हाँ, वही बातें हैं ना, मैं वो बोलना नहीं चाहता, कई बार बहुत सारी चीज़ें बोली जाती थी। लेकिन वो मैं तब भी मैच्योर था और आज भी मैच्योर हूँ। मैं आप देखिए मैं शिखा रखता हूँ, मुझे इसमें कोई भैया हमारी आपत्ति नहीं है ये देख और सकते हो, हमारी है भैया, ये तो देखो। इसको लेके भी कई बार चीज़ें कही जाती थी। मैंने ऐसा भी झेला है, कई बार हम ग्रुप में होते थे, तो ग्रुप में लोग नहीं समझ पाते थे कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है, क्योंकि अन्य अन्य कास्ट के लोग होते थे, तो आपस में ऐसी बातें की जाती थी ब्राह्मणों को लेके कि अब क्या ही कहें, खैर वो चीज़ें अलग बात है, लेकिन ऐसा कहना कि किसी अन्य जाति का केवल एससी, एसटी, ओबीसी का ही शोषण होता है, ब्राह्मणों का या अन्य जाति का, देखिए जाति आधार पे कुछ नहीं है। स्कूल, कॉलेजेस या जहाँ कहीं भी शोषण सबका होता है। आज के समय में जो धन से मजबूत है, जो धनबल है, वो कमज़ोर का शोषण करता ही करता है। इसमें जाति और धर्म और संप्रदाय, स्थान कुछ मायने नहीं रखता। जो आज के समय में आर्थिक युग है और इसमें जो धनाढ्य है, वो गरीब वर्ग का शोषण करता ही करता है। तो कोई भी हो, और यही पहले भी था। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने शोषण किया, क्षत्रियों ने शोषण किया, ये चीज़ें गलत हैं। क्योंकि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के हाथ में सत्ता रही है। इसलिए इसलिए उन वर्ग को, लेकिन हर ब्राह्मण और हर क्षत्रिय के हाथ में सत्ता नहीं रही है। वो भी जनता में शामिल रहा है। तो उस जो जनता में लोग शामिल रहे हैं, शोषण उनका भी हुआ है, टैक्स उनको भी देना पड़ा है। मैं स्पष्ट रूप से आपको लाता हूँ उसी जगह पे जो मैं आपसे बोलवाना चाहता हूँ। जी, स्पष्टता ये है कि जो एक सब लोगों की पीड़ा है, जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं, विशेष विशेष सोच वाले लोग हैं, जिनको लगता है कि सवर्ण जो है ज़्यादातर जो है उच्च कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा नौकरी इन लोगों को मिल जाती है, सरकारी जो है नौकरियाँ या कोई भी सरकारी सिस्टम का लाभ या सरकारी पद जो भी हैं, वो ज़्यादातर जो है सवर्णों को मिलते हैं। और जबकि मैं फिर वही बात पे आता हूँ, 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब उसको सवर्ण जो था, जनरल कैटेगरी था, उसको आरक्षण की रेखा से बाहर रखा जाता है और उसके बाद में
कोई भी जब हम प्राथमिक एजुकेशन तक में भी गए, हमारे सवर्ण भाई लोग, हमारे जनरल कैटेगरी के लोग बच्चे जब पढ़ने गए, तो उनकी फीस बराबर ली गई। उनको यूनिफ़ॉर्म भी फ्री नहीं मिली, उन्हें पुस्तकें तक ज़्यादातर फ्री नहीं मिली। स्कॉलर तो मिला ही नहीं। सेकेंडरी क्लास में आए यानी कि 8 से 10वीं क्लास तब भी हमसे फीस सारी चीज़ें रहीं। लगातार जब हमारे ही पास में बैठा हुआ बच्चा जिसकी फीस नहीं पड़ रही थी उसको पुस्तकें फ्री मिली, उसको स्कॉलर भी मिल रहा था, उसको यूनिफ़ॉर्म भी फ्री मिली और उस जगह पे हमको लगता था कि मैंने क्या अपराध किया कि हमें ये सब सरकार सुविधाएँ क्यों नहीं दे रही? ये तमाम प्रश्न छोटे बचपन से ही बच्चों के दिल और दिमाग में हावी होते रहे। उसके बाद में जब अपनी आर्थिक स्थिति का चैलेंज झेलते हुए कोई सामान्य वर्ग का बच्चा हायर एजुकेशन तक पहुंचता है, तमाम परिश्रम के बाद, तमाम चैलेंजेस को स्वीकार करने के बाद, उसके बाद में वो डिग्री लेकर के परिपूर्ण होता है एक सरकारी नौकरी करने के लिए, बिजनेस व्यापार कुछ भी करने के लिए। मान लेते हैं कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलता है और वहां पर भी जब हम फॉर्म अप्लाई करने की बात करते हैं तो वहां पर भी जो SC ST वर्ग के हैं उनको फीस 0, OBC वालों को 150 रुपए और वहीं जब सामान्य वर्ग के किसी भी व्यक्ति को फीस जमा करनी होती तो हजारों रुपए उसकी फीस के नाम पर सवर्णों से ले लिए जाते। यहाँ भी भेदभाव नहीं रुकता, स्पष्ट करता हूँ, यहाँ भी भेदभाव नहीं रुकता। उसके बाद में जब कंपटीशन होती है, कंपटीशन में भी आरक्षण, फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तो वहां भी आरक्षण, यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति नौकरी में भी पदस्थ है उसके बाद प्रमोशन में भी आरक्षण। तो इस आरक्षण को लेकर, इस दर्द को लेकर उसके बाद में भी इस तरीके का टैग कि हमारे लोग यहाँ पर नहीं है। देखो, आरक्षण एक बड़ा विषय है तो उसको अलग रखते हैं। आरक्षण पर किसी और दिन बात करेंगे। आज जो मुद्दा है, जो कह रहे हैं कि उच्च पदों पर सवर्ण बैठे हुए हैं। जी। आज के समय में भारत का सबसे सर्वोच्च पद कौन-सा है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति। प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति है, लेकिन पावर सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के पास है। का है, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 2 ऐसे पद हैं जो सर्वोच्च आप मान के चल सकते हैं। तो एक पर प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं, जो खुद OBC समाज से हैं। बिल्कुल। और एक पर द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं और वो ST समाज से हैं। बिल्कुल। आप बताइए, सर्वोच्च पद पे ये लोग जब विराजमान हैं, जब सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं, ऐसे में कहना कि उच्च पदों पर हमारे लोग नहीं हैं, ये इसको क्या कहा जाए? यही तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भी रखा। नहीं, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की जाति ढूँढी जा रही है कि वो ब्राह्मण हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश कर दिया। भई आदेश कर दिया, उसको चैलेंज किया जा सकता है। बिल्कुल आप चैलेंज करिए, आप क्या चाहते हैं? कि आदमी अपनी-अपनी जाति के जजों के सामने जाए, वहाँ से निर्णय लेके आए। मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ, कितने कहाँ से जज आएँगे ऐसे? मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ, ये जज बने, DM SDM बने या कोई दरोगा, सिपाही, SP DSP या इस देश के जितने भी प्रशासनिक पद हैं, उस पर, उस सिंहासन पर, उस राजगद्दी पर बैठने का हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। बस उसके लिए जरूरत है योग्यता, और योग्यता में भी आरक्षण। आप अगर बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, और अन्य वर्गों की बात करें तो उनका एक लिमिट है कि भाई आप इतने % लाओगे नंबर तो आपके लिए कुर्सी रिजर्व हो जाएगी, आप इससे थोड़ा और 2 नंबर बढ़ के लाओगे तो आपकी रिजर्व हो जाएगी, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भाई 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने जो एक मिनिमम मार्क्स की एक लिमिटेशन होती थी उसको खत्म कर दिया था। तो इस वजह से अभी एक -40 वाला एक मामला चला था मेडिकल क्षेत्र में एक डिग्री के लिए, तो जिनके -40 नंबर, जिन्होंने मतलब क्वेश्चन सही करना छोड़िए, जिन्होंने गलत करके उसमें आए हैं, -40 नंबर आए हैं, वो भी इस डिग्री करने के लिए योग्य पाए गए। तो वो चीज़ें, अब ऐसे लोग जब कहीं जाएँगे, उच्च पदों पर बैठेंगे, तो वो क्या कार्य करेंगे, कैसे निर्णय लेंगे? तो ये भी समस्याएँ हैं। तो कम से कम सरकारों को ये सोचना चाहिए। आरक्षण, ठीक है, आरक्षण आपने दिया, उनको आप बढ़ाना चाहते हैं, समाज मुख्यधारा में लाना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम एक ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए कि मिनिमम एक मार्क्स होने चाहिए, कुछ न कुछ योग्यता निर्धारित ज़रूर होनी चाहिए। फाइनली आपसे पूछना है, ऑल ओवर हमारे देश के हित में एक नई नैरेटिव सेट अगर करना है तो हर व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए? नहीं, हम यही सोचेंगे, योग्यता के आधार पे अगर चयन हो, योग्यता के आधार पे ही समाज बने, योग्यता के आधार पे ही लोग चलें, तो फिर उसी से देश का विकास संभव है। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद सौरभ जी। आप लोगों ने देखा कि हमारे गुरुजी भी हैं, द हरदोई समाचार के संपादक भी हैं।
अपने स्पष्ट वाणी के लिए, अपने स्पष्ट लफ्जों के लिए जाने जाते हैं और मैं इनका चेला हूँ, सुमित तिवारी। और मेरा भी स्पष्ट कहना है, हमारे गुरुजी ने बहुत कुछ समझाया, उसके लास्ट परिणाम में एक ही बात कहना चाहूँगा, सवर्ण या जनरल व्यक्ति कोई भी अगर किसी भी कुर्सी पर आज बैठा है तो अपनी योग्यता के आधार पर बैठा है, अपनी काबिलियत के दम पर बैठा है। उसको किसी सरकारी सिस्टम का लाभ नहीं मिला, सहारा नहीं मिला। उसने चैलेंज लिया, उस चैलेंज पे उसने काम किया, दिन-रात मेहनत की, अपनी योग्यता के बल पर उसने उस सिंहासन को, उस कुर्सी को हासिल किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अमेरिका हो, अमेरिका डिग्री और योग्यता माँगता है, चाइना है, वहाँ पर भी अनुभव माँगता है और हमारा देश जाति का सर्टिफिकेट माँगता है। और जब तक इस तरीके के जाति सर्टिफिकेट माँगे जाते रहेंगे, तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। विकसित राष्ट्र बनने के लिए योग्यता को प्रधानता देनी होगी। और लास्ट और फाइनल शब्द मैं कहना चाहूँगा और इस वीडियो को खत्म करना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं कि आरक्षण, 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 मैं मानता हूँ आरक्षण सिर्फ 2 आधार पर होना चाहिए, गरीबी के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर। और ये मेरा मानना है और ये सबको स्वीकार करना चाहिए कि व्यक्ति गरीब होता है, जाति नहीं। धन्यवाद दोस्तों।